स्टोरी पगलपन प्यार की चवंत मौत। ऋतिका बहुत परेशान दिख रही थी और वो वर्मा फैमिली की पुरानी हवेली के अंदर भाग गई। पुरानी हवेली रिपोर्टर से घिरी हुई थी। जब उन्होंने ऋतिका को देखा तो वो उसकी तस्वीरें लेने के लिए जल्दी से आगे आ गए। ऋतिका ने चिल्लाते हुए अपने हाथों से अपना चेहरा ढकने की कोशिश की, रुको, तस्वीरें लेना बंद करो। रिपोर्टर चिल्लाए, मिस वर्मा, क्या आप उस वीडियो क्लिप में शामिल हैं जो इंटरनेट पर वायरल हुई थी? क्या ये सच है कि आपके दुश्मनों के बदला लेने के इरादे के कारण आपको 15 साल तक चोरों की तरह लाइफ जीनी पड़ी है? ऐसा कहा जाता था कि आपने 5 साल की उम्र में ठगी और चोरी करना शुरू कर दिया था, 10 साल की उम्र में एक ठग की तरह सड़कों पर घूमती थी और 15 साल की उम्र में आपके कई अलग अलग आदमियों के साथ अफेयर थे। क्या ये सच है? उन्होंने फिर से पूछा, मिस वर्मा, किसी ने कहा कि आपके वर्मा परिवार में लौटने के बाद भी आपका बैड बिहेवियर जारी रहा और यहाँ तक कि आपको ड्रग्स की लत भी लग गई है। आप कब से ड्रग्स ले रही हैं? रिपोर्टर ऋतिका के पीछे दौड़ते हुए पूछने लगे, मिस वर्मा, प्लीज हमारे सवालों का जवाब दें। आखिर में ऋतिका थक कर रिपोर्टर से दूर हो गईं। वो हवेली के लिविंग रूम में आ गई। उसकी सौतेली माँ काव्या, उसकी सौतेली बहन अनु और प्रिया वहाँ खड़ी थी, जिन्होंने उसके लापता होने के 15 सालों के दौरान ऋतिका को रिप्लेस कर दिया था और उसका सब कुछ ले लिया था। ऋतिका परेशान दिख रही थी। उसने घबराकर पूछा, दादाजी कहाँ हैं? मैं दादाजी को देखना चाहती हूँ। काव्या ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे दादाजी ने पहले ही परिवार और तुम्हारे बीच के सभी रिश्तों को खत्म कर दिया है। अब तुम्हारा परिवार से कोई रिश्ता नहीं है और वह तुम्हें अब फिर कभी नहीं देखेंगे। ऋतिका उदास दिख रही थी। उसने अनजाने में अपना सिर हिलाया और अपने आप से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, दादाजी मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ, परिवार की इकलौती वारिस हूँ। वह मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। अचानक उसने अपने लड़खड़ाते शरीर को शांत किया और काव्या पर चिल्लाई, दादाजी मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। काव्या ऋतिका के पास गई और उसके चेहरे पर उसका मजाक उड़ाने वाली नज़र से उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने तंज भरे लहजे के साथ कहा, तुम्हारी वीडियो क्लिप अभी भी इंटरनेट पर वायरल की जा रही है। तुम एक बेकार महिला हो और तुम्हारे कामों से परिवार की बहुत बेइज्जती हुई है। उद्धरण चिन्ह। ऋतिका ने खुली आंखों से काव्या को देखते हुए कहा, तुम। उसका मन किया कि वो काव्या को उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारे। काव्या को बचाने के लिए अनु ने उनके बीच में आ गई। उसने ऋतिका को कलाई से पकड़ लिया और उसे एक शातिर लुक दिया। अनु ने ठंडे स्वर में कहा, तुम एक गिरी हुई औरत हो। तुम कौन होती जो यहाँ ऐसी गिरी हुई हरकत करती हो? ऋतिका को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। ये तुम हो जिसने मुझे आज इस तरह का बना दिया है। ऋतिका के 15 साल की उम्र में वर्मा परिवार में वापस आने के कुछ ही समय बाद उसे एक बार में ले जाया गया, जहां उसे ड्रग दिया गया और उसका रेप भी किया गया। यहाँ तक कि उसकी इंटीमेट फोटो भी ली गई। इसके बारे में पूरे परिवार को पता चल गया। दादाजी उससे बहुत निराश थे, दादी उससे नफरत करती थीं, अजीत ने उसे डांट लगाई और नौकरों ने भी उसे तुच्छ जाना था। 18 साल की उम्र में उसका किडनैप कर लिया गया था और उसके शरीर में बड़ी मात्रा में ड्रग्स का इंजेक्शन लगाया गया था, जिसके कारण उसे नशे की लत लग गई। उसने ड्रग्स छोड़ने के लिए लगभग सभी तरीकों की कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं छोड़ पाई क्योंकि कोई न कोई उसे ड्रग्स छोड़ने से रोकने की कोशिश कर रहा था। आखिर में उसने हार मान ली और कोशिश करना छोड़ दिया और उसकी ड्रग्स की लत बहुत बढ़ गई थी। उसे ज्वेलरी डिज़ाइन करने के अपने सपनों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिस आदमी से वह बहुत प्यार करती थी, उसने भी उसे छोड़ दिया था। तारांकन पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने बार बार आने लगी। उसका दिल नफरत से भर गया था और वह दिन रात उसके मन को जलाता रहता था। उसने अपनी ड्रग्स की लत को छोड़ने के लिए कड़ी मेहनत की, एक चलती हुई लाश की तरह भी बिहेव किया और जिंदा रहने के लिए हर सांस के साथ स्ट्रगल किया था।
अब केवल और केवल बदला लेना ही उसका एकमात्र मकसद था। लेकिन अफसोस की बात है कि बदला लेने की उसकी प्लानिंग अभी शुरू हुई थी, लेकिन उसे पहले रोक दिया गया था और वह अभी आगे बढ़ने के लिए बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। शराब पीने से लेकर कुछ आदमियों के साथ उसकी वीडियो बनाने और उसे इंटरनेट पर वायरल करने और उसको खत्म करने की फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई गई थी। इसका मकसद रितिका को बदनाम करना और उसे एक कैरेक्टर लेस लड़की के रूप में दिखाना था, ताकि वर्मा फैमिली के साथ साथ सभी उसकी बदनामी कर सके। अनु खुश होकर मुस्कुराई। उसने पूछा, क्या आप जानते हैं कि किसने कुछ समय पहले आपके ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया था? कुछ अन्य आदमियों साथ आपका वीडियो बनाया था और उसे इंटरनेट पर वायरल किया था, जिससे आपकी रेप्यूटेशन कम हो गई। रितिका ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचा, ये कौन हो सकता है? सभी आवाजें उतनी ही ठंडी लग रही थीं, जैसे नरक से शैतानों की चीख पुकार हो। वह नफरत से कांपते हुए अपनी पीठ को महसूस कर सकती थी। उसके सामने के 3 लोग उसकी लाइफ के सबसे बड़े दुश्मन बन गए, जो उसके लास्ट डिसीजन का वेट कर रहे थे। वह उनके चालों से कैसे रूबरू नहीं हो सकती थी, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अब बिल्कुल अकेली थी, बिना किसी पावर के। वह उन्हें चुनौती देने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। प्रिया ने शान से उसकी ओर चलते हुए कहा, वो मैं थी। उसकी हरकतें बहुत ही सुंदर थीं और वह नॉर्मल से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। रितिका ने प्रिया को देखा। उसकी हरकतें बहुत ही सुंदर और अपर क्लास की लग रही थी। उसकी सुंदर आंखों में रितिका के लिए नफरत भरी हुई थी। उसने रितिका को इंसल्ट भरी नज़रों से देखा। रितिका अचानक जोर से हंसने लगी। इतने सालों तक ड्रग्स लेने के कारण उसका मुंह टेढ़ा हो गया था। उसने अपने चेहरे पर डेंजरस लुक से कहा, सभी ने कहा कि प्रिया एक प्योर हॉट और काइंड लेडी है। मुझे लगता है कि आप सिर्फ मानव वेश में ढके हुए एक शैतान हैं। तुम लालची, घिनौनी और गंदी हो। रितिका अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई थी और उसे परिवार की प्रॉपर्टी का असली वारिस माना जाता था। लेकिन भाग्य के एक मोड़ के साथ उसने जीवन की कड़वाहट को सहते हुए 15 साल तक भटकता हुआ जीवन बिताया था। आखिरकार जब वह मिली और घर लौटी तो पता चला कि वह घर वालों के लिए बदनामी का कारण बन गई है। दूसरी ओर प्रिया के बारे में क्या? वो एक नाजायज बेटी थी, जिसने रितिका की जगह ले ली थी और वह सब कुछ छीन लिया था जो उसका था। प्रिया ने उसे एक कोल्ड लुक दिया और कहा, तुम हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी हो। ये हमारी गलती नहीं थी। रितिका ने एक शानदार मुस्कान दी। उसने एक कोल्ड वॉइस में उत्तर दिया, तुमने जो कुछ भी किया है, उसका मकसद परिवार के साथ वारिस के रूप में मेरे सभी रिश्तों को तोड़ना था ताकि परिवार की सारी प्रॉपर्टी आसानी से तुम्हारी हो सके। अब आपने आखिरकार अपना मकसद हासिल कर लिया है। उसने सोचा कि वह इस तरह के रिजल्ट को स्वीकार नहीं कर सकती है, लेकिन उसने महसूस किया कि वह जितना सोचती थी वो उससे कहीं ज़्यादा शांत रह चुकी थी। 10 साल हो गए थे और वो अब थक चुकी थी। अचानक वह बेहोश होने लगी। दुख की वह जानी पहचानी फीलिंग उसकी दिल पर हमला करने के लिए वापस लौट आई और उसे ऐसा लगा जैसे कि उसका दिल फट गया हो। दर्द इतना तेज था कि उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। अपने शरीर को कल किए हुए फर्श पर लेटी हुई रितिका ने एक सीन का फ्लैशबैक देखा जहां उसे 10 साल पहले परिवार में वापस लाया गया था। वह वहां लिविंग रूम में खुद पर प्राउड के साथ खड़ी थी और उसने खुद को गर्व के साथ कहा था, जाओ रिया, तुम एक दिन रेप्यूटेड फैमिली के वारिस बनने के लायक बन जाओगी। इसके तुरंत बाद उसने प्रिया को देखा, जिसने वह सब कुछ ले लिया जो सब कुछ उसका था। प्रिया अच्छी थी, वो बुरी थी। प्रिया प्योर हॉट थी, उसका दिल बुरा था। प्रिया सुंदर थी, जबकि वो गंदी थी। प्रिया परिवार की प्रिंसेस थी, वह परिवार के लिए शर्मिंदगी थी। वह उसकी तुलना हमेशा ही प्रिया से की जाती थी। वह लास्ट में समझ गई कि एक अमीर परिवार का हिस्सा बनना आसान नहीं था। वर्मा फैमिली में लौटने से उसे ऐसा लगा कि वह किसी और जाल में फंसे जा रही है। उसे लगातार फंसाया जा रहा था, बदनाम किया जा रहा था, बेइज्जत किया जा रहा था। उसके पास ये सब होना चाहिए था,
लेकिन अब उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ी और जो उसका होना चाहिए था उसके लिए लड़ना पड़ा। उसके प्रयासों के लिए भले उसने कितनी भी कोशिश की हो उसे स्वीकार नहीं किया गया। इसने उसे और ज्यादा निराशा में धकेल दिया। 10 साल हो गए थे, क्या उसका स्ट्रगल आखिरकार खत्म हो गया था? काव्या उसके सामने आई और उसके गाल पर इतनी जोर से चुटकी ली कि उसने रितिका को पीछे मुड़कर देखने के लिए मजबूर कर दिया। काव्या ने कहा, यह मेरी गलती नहीं है। अगर तुम्हें किसी को दोष देना ही है तो खुद के भाग्य पर दोष दो कि तुम सहर गुप्ता की बेटी हो। उस सहर के बारे में इतना अच्छा क्या है? हर कोई हमारे बीच तुलना क्यों कर रहा है? मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह जितनी अच्छी थी, मैं उसकी बेटी को उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती बनाऊंगी। ड्रग्स, शराब, लड़ाई झगड़े, रेप, इन सब बुराइयों से उसकी बेटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। रितिका ने काव्या पर झपटते हुए कहा, मैं अपनी माँ का अपमान करने के लिए तुम्हें माफ नहीं करूंगी। दोनों जमीन पर गिर पड़ी। उसने काव्या के कान पर जितना जोर से काट सकती थी, काट लिया था। उसे पता नहीं था कि उसने कितनी ताकत का इस्तेमाल किया था। उसके मुंह में खून का स्वाद आ रहा था, जैसे उसके कानों में दर्द की एक तेज कराह सुनाई दे रही थी। वह महसूस कर सकती थी कि कोई उसे ज्यादा जोर की ताकत से खींच रहा है और फिर उसे बेरहमी से पीटा गया। प्रिया उसके सामने झुकी और धीरे से कहा, ओह, मैं तुम्हें ये बताना लगभग भूल ही गई थी कि तरुण और मैं जल्द ही शादी करने वाले हैं। हमारे पास सबसे बेस्ट वेडिंग रिसेप्शन होगा। रितिका, मुझे अपना आशीर्वाद दो। रितिका की बोलती बंद हो गई। तरुण, उसे तुरंत उस सुंदर युवक की याद आ गई जो पहले से ही प्रिया का फियांसे बन चुका था। प्रिया ने कहा, रितिका, मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। तुम्हें पता है, मैंने वह सब कुछ अपने हाथ में ले लिया जो कभी तुम्हारा हुआ करता था। प्लीज परेशान मत रहना, मैं तुम्हारी जगह एक अच्छी लाइफ जीना जारी रखूंगी और सभी खुशियों का आनंद उठाऊंगी। अचानक प्रिया ने एक सिरिंज ली और उसे रितिका की बाह में लगा दिया। उसने कहा, प्लीज शांति से आराम करो तरुण, और मुझे स्वर्ग से आशीर्वाद देना याद रखना। प्रिया ने कहा, रितिका, मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। तुम्हें पता है, मैंने वह सब कुछ अपने हाथ में ले लिया जो कभी तुम्हारा हुआ करता था। प्लीज परेशान मत रहना, मैं तुम्हारी जगह एक अच्छी लाइफ जीना जारी रखूंगी और सभी खुशियों का आनंद उठाऊंगी। अचानक प्रिया ने एक सिरिंज ली और उसे रितिका की बाह में लगा दिया। उसने कहा, प्लीज शांति से आराम करो तरुण, और मुझे स्वर्ग से आशीर्वाद देना याद रखना। जैसे ही दवा ने रितिका के खून में गई, वह बेहोश होने लगी। छत में लगा झूमर उसकी आंखों में घूमता हुआ लग रहा था। अपनी आखिरी सांस के साथ उसने अपने दांत भींचे और चिल्लाई, तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी है। मैं मर भी जाऊं तो मैं तुम्हें सताने वापस जरूर आऊंगी। इसी दिन डॉक्टर ने वर्मा फैमिली की सबसे बड़ी बेटी को ड्रग ओवरडोज के कारण मृत घोषित कर दिया गया था। छठू पुनर्जन्म। रितिका के सिर में तेज दर्द हो रहा था। उसने अनजाने में ही अपने सिर को दबाया और वो अपने सिर में वाइन के असर को अभी भी महसूस कर सकती थी। उसने अपना सिर जोर से 2-3 बार हिलाया जिससे वो पूरी तरह से होश में आ गई। जब उसने गौर से चारों ओर देखा तो उसे डिस्को लाइट और डीजे सॉन्ग की लाउड वॉल्यूम के अलावा कुछ और नजर नहीं आया। उसका सिर चकरा रहा था और पेट में दर्द हो रहा था। वो अपने मुंह पर हाथ रख कर किसी पागल औरत की तरह जाकर पब्लिक टॉयलेट में दौड़ गई। उसने जो कुछ भी खाया था वो सब उल्टी के साथ बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर बाद शांत होने के बाद उसने नल चालू किया और अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे और खुद को जगाए रखने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद फ्रेश फील करने के बाद उसके मन में एक सवाल आया, क्या उसकी मौत नहीं हो गई थी? बेसिन से अपना सिर धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए उसने आईने में अपना सुंदर और जवान चेहरा देखा। यह मेकअप की मोटी परतों से ढका नहीं था। आंखों के नीचे कोई डार्क सर्कल नहीं थे। लंबे टाइम तक शराब पीने के कारण सुस्त होने के बजाय आंखों में चमक थी। छोटे लाल रंग के बालों की बजाय काले रेशमी बालों की लंबाई कमर तक थी। यह ऐसा था जैसे समय पलट गया था और सब कुछ शुरुआत में वापस आ गया था। रितिका ने कांपते हाथों से अपने चेहरे को छुआ।
उसके चेहरे की सॉफ्ट स्किन एक जवान लड़की की थी। वह जल्दी से लापरवाही से वॉशरूम से बाहर निकली। हाथ में ट्रे लिए एक वेटर को पास से गुजरते देख उसने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, अभी कौन सा साल चल रहा है? आज कौन सी तारीख है? वेटर ने उसे खुली आंखों से देखा जैसे कि वह पागल हो और जवाब दिया, 28 मार्च 2010। वर्ष 2010, ये वह साल था जब वो 15 साल की उम्र में वर्मा फैमिली में वापस लौटी थी। क्या उसका अभी अभी रिबर्थ हुआ है और वो 15 साल की उम्र में वापस चली गई है? रितिका को यकीन नहीं हो रहा था। वह पागलों की तरह भीड़ में भागी और उसने डांस फ्लोर पर एक महिला को पकड़ लिया और पूछा, अभी कौन सा साल चल रहा है? आज कौन सी तारीख है? महिला ने उससे अपने हाथों को दूर धकेल दिया और कहा, पागल हो क्या? आज तारीख 28 मार्च 2010 है। फिर यह 28 मार्च 2010 था। रितिका जिससे मिल रही उससे यही पूछे जा रही थी, अभी कौन सा साल चल रहा है? आज कौन सी तारीख है? क्लब के लोगों ने उसके साथ ऐसा बिहेव किया जैसे कि वो कोई पागल औरत हो और वो जहाँ कहीं भी जाती उसे दूर धकेल देते थे। रितिका ने हैरानी में कहा, रियली में? उसका अभी अभी रिबर्थ हुआ था और जब वह 15 साल की थी और वह उस साल में वापस लौट आई। उसका अभी कोई रेप नहीं हुआ था, उसने अभी अपनी वर्जिनिटी नहीं खोई थी। उसको कोई ड्रग्स नहीं दिया गया था, ना उसे अभी कोई लत लगी थी। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, उसका दुख अभी तक शुरू नहीं हुआ था। रितिका ने अपने छोटे शरीर में जवानी और ताकत महसूस हुई थी जिसको उसने पिछले 10 सालों में भी महसूस नहीं किया था। वह मुस्कुराए और खुशी से रो पड़ी। भगवान का शुक्र है कि वह अपनी 15 साल की उम्र में वापस लौट आई थी। उसे दूसरा मौका मिला था। उसने अब डिसाइड किया कि वह अपनी शर्तों पर ही जिएगी। जब रितिका अभी भी अपने ही विचारों में खोई हुई थी कि उसने एक आदमी को भीड़ से दूर उसकी ओर आते हुए देखा। उसने खुली आंखों से उसे देखा। वह इस आदमी को कैसे भी पहचान ही लेगी, भले ही वह राख ही क्यों न बन जाए। ये वह था जिसने उसकी लाइफ को बर्बाद कर दिया था और उसे 10 साल तक सजा भुगतनी पड़ी थी। उसने याद किया कि आज वह दिन था जब प्रिया परिवार में दादाजी और दादी से मिलने आई थी। पूरा परिवार उसके आने से खुश था और सब उसे घेर लिया, जबकि रितिका जलन के साथ अपनी ही छाया में छिप गई थी जैसे कि उसने किसी और की खुशी चुरा ली हो। प्रिया एलिगेंट थी जबकि रितिका रफ थी। वह मदद नहीं कर सकती थी लेकिन वह खुद पर शर्म महसूस करती थी। जब रितिका ने बाद में बगीचे में प्रिया को देखा तो उसका मुंह तोड़ जवाब प्रिया के बिहेव के एकदम ऑपोजिट था। प्रिया ने उसकी इंसल्ट करते हुए कहा था, तुम बस एक छोटी सी गौरैया हो, कभी भी फीनिक्स बनने का सपना भी मत देखना। एक 15 साल लड़की के रूप में रितिका विद्रोही थी। उसने कभी कोई इंसल्ट बर्दाश्त नहीं की थी। उसने अपना आपा खो दिया और प्रिया से लड़ पड़ी थी, जिससे गलती से प्रिया पानी में गिर गई। नौकरों ने देखा कि क्या हुआ है और खबर तेजी से पूरे परिवार में फैल गई। दादाजी ने उसे विद्रोही होने के लिए डांट लगाई थी। दादी ने उस पर शातिर होने का आरोप लगाया था और उसके पिता को उस पर उसका पिता होने पर शर्म महसूस हुई थी। रितिका ने प्रिया का मुकाबला करने के लिए अपने बुरे बिहेवियर का यूज किया था। उसी समय काव्या और अनु ने उसके लिए चिंता दिखाई। 15 साल की रितिका मासूम और भोली थी। वह उनके प्यार से वह बहुत इफेक्टेड हुई। इसके तुरंत बाद उसकी सौतेली बहन उसे अच्छा फील कराने के लिए उसे बार में ले आई जहां उसे वाइन पिलाकर उसका रेप किया गया था। उस आदमी ने उसकी इंटीमेट तस्वीरें ली थी और उसे 5 लाख रुपए देने के लिए ब्लैकमेल किया था। वह उस टाइम अभी अभी वर्मा फैमिली में लौटी थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे। लास्ट में दादा दादी को इस बात का पता चल गया था। दादाजी उससे निराश थे और दादी को उससे नफरत महसूस हुई। तभी बार के उस आदमी ने अचानक रितिका को पीछे से पकड़ लिया और कहा, अरे अरे जवान लड़की, एक रात के लिए कितना लोगी? चलो चले, तुम मेरे पीछे आओ और चलो कुछ मजा करते हैं। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत खुश करूँगा जैसे कि तुम 7वें आसमान पर हो। आदमी के होठ उसके कान और उसकी पीठ को छूने लगे। उससे शराब की बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी जिससे रितिका को ऐसे लग रहा था कि वो बीमार हो जाएगी।
ऋतिका के दिल में नफरत की आग जल रही थी। बहुत ज्यादा वाइन पीने से उसकी आंखें लाल हो गईं। बहुत ज्यादा ताकत के साथ वह अपनी कमर तक पहुंची और उसने उस आदमी के हाथ को उसकी एक उंगली से पकड़कर जोर से नीचे की ओर घुमा दिया। उस आदमी ने दर्द के मारे एक जोरदार की चीख निकाली, लेकिन जल्द ही उसकी यह चीख डीजे की लाउड वॉल्यूम से ढक गई। ऋतिका ने उसे एक बैक किक मारी, जिससे वह आदमी सीधा जमीन पर गिर गया। उसने एक पैर उस आदमी की टांगों के बीच में रखकर उसने एक कोल्ड स्माइल दी और धमकी देते हुए कहा, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगी। मैं तुम्हें फील कराती हूँ कि क्रॉच पेन का क्या मतलब है। अपनी टांगों के बीच बढ़ते दबाव को महसूस करते हुए वह आदमी तुरंत शांत हो गया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था, उसके माथे पर बहुत पसीना आ रहा था। ये फील करते हुए कि उसने एक गलत लड़की के साथ पंगा ले लिया है, उसने भीख मांगते हुए कहा, मैं इसे फिर से करने की हिम्मत नहीं करूंगा। प्लीज मुझे जाने दो। अपनी टांगों के बीच बढ़ते दबाव को महसूस करते हुए वह आदमी तुरंत शांत हो गया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था, उसके माथे पर बहुत पसीना आ रहा था। ये फील करते हुए कि उसने एक गलत लड़की के साथ पंगा ले लिया है, उसने भीख मांगते हुए कहा, मैं इसे फिर से करने की हिम्मत नहीं करूंगा। प्लीज मुझे जाने दो। ऋतिका को पता था कि उसने उस आदमी को पेंट में ही बाथरूम करने का कारण बना दिया था जब उसने देखा कि उसकी पैंट का बीच वाला हिस्सा गीला हो गया था। उसने जोर से अपना पैर घुमाया और उस आदमी को दर्द में चीखते हुए सुना। इस तरह की ताकत के साथ यह आदमी फ्यूचर में अब और किसी औरत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। ऋतिका को पता था कि उसने उस आदमी को पेंट में ही बाथरूम करने का कारण बना दिया था जब उसने देखा कि उसकी पैंट का बीच वाला हिस्सा गीला हो गया था। उसने जोर से अपना पैर घुमाया और उस आदमी को दर्द में चीखते हुए सुना। इस तरह की ताकत के साथ यह आदमी फ्यूचर में अब और किसी औरत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वह आदमी अपने हाथों को अपनी टांगों के बीच में रखकर फर्श पर लुढ़क गया। वह चिल्लाया, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं इसके लिए तुम पर केस करने जा रहा हूँ। ऋतिका झुकी, उसने उसके चेहरे पर चुटकी ली और एक कोल्ड स्माइल के साथ कहा, मैंने इसे खुद को बचाने के लिए किया था। ये बहुत बुरा हुआ है कि मैं अपने पैर की ताकत को कंट्रोल नहीं कर सकी। लेकिन क्या तुम चेक करा भी सकते हैं क्या? ये बेहतर ही होगा कि तुम कोई खतरा मोल ना लो। वह आदमी आखिरकार समझ गया था कि वह एक बुरी जवान लड़की का सामना कर रहा है। अब वो खुद की कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन केवल उस इंसान से नफरत कर सकता था जिसने उसे फोटो और मैसेज भेजे थे। ऋतिका ने करीब जाकर कहा, मुझे परवाह नहीं है कि काव्या, प्रिया और अनु ने तुम्हें मेरे साथ क्या करने का ऑर्डर दिया है, लेकिन उसे याद करो जो अभी तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ हुआ है। बेहतर होगा कि आप अपना सबक सीख लो और अब जब भी तुम मुझे बाद में देखी तो मुझसे दूर रही और तभी मैं तुम्हें जाने दे सकती हूँ। उस आदमी ने भीख मांगते हुए कहा, मिसेस, प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें नुकसान पहुंचाना मेरी गलती थी। मैं इसे फिर कभी करने की हिम्मत नहीं करूंगा। उसके पैरों के बीच तेज दर्द ने उसके लिए तर्कसंगत होना मुश्किल बना दिया, लेकिन वह होश में आ गया और अचानक उसे इन 3 लोगों का नाम याद आ गया। ये वही लोग होंगे जिन्होंने उसे मैसेज भेजे होंगे, उसे बताया होगा कि वो मजे के लिए उस लड़की को कहाँ ढूंढ सकता है और उसे उसकी इंटीमेट फोटो के साथ ब्लैकमेल करने को भी कहा था। नहीं तो वो ऐसी लड़की से कभी भी ना मिलता। लास्ट में ऋतिका के साथ उसके पिछले जन्म में जो भी उसके साथ हुआ था वह अब उसका बदला ले सकती थी। वो अब उन सभी लोगों को नहीं छोड़ेगी जिन्होंने उसके साथ बुरा किया था। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से कस ली कि उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ गई और उसके नाखून उसकी हथेली में चुभ गए। छतरी सौतेली माँ। वर्मा फैमिली एक विद्वान परिवार की वंशज थी। वर्मा फैमिली की पुरानी हवेली की संरचना एक यूरोपियन स्टाइल की थी। ये एक इंडियन और यूरोपियन शैली का मिला जुला रूप था। इस प्रकार की हवेली अलग ही थी और पूरी सिटी में फेमस थी। ऋतिका को अच्छे से याद था जब उसे उसकी पिछली लाइफ में परिवार में वापस लाया गया था, वह इस बात से बहुत हैरान थी कि हवेली बहुत ही सुंदर और आलीशान दिखती है।
उस समय वो खुश थी और फिर भी साथ ही में वो परेशान महसूस करती थी। वह बार बार यही सोचती थी क्या फ्यूचर में यही उसका घर होगा। हालांकि उसे इस बात की बहुत कम उम्मीद थी कि वर्मा परिवार के सभी सदस्य उस पर पूरे समय नजर रख रहे हैं, जिसके कारण उसके बिहेवियर ने उन्हें शर्मिंदा किया और उसके लिए उनके नजरिए को बदलना मुश्किल हो गया था। रितिका 8:30 बजे घर वापस आ गई। वो खुशी से मुस्कराई क्योंकि वो सही टाइम पर घर वापस आ गई थी। जब उसने घड़ी में टाइम देखा था, काव्या और अनु दोनों लिविंग रूम में बैठी थी। उसे देखकर वे दोनों ही दंग रह गए। अपने हैरानी को छुपाने में नाकाम रही अनु ने पूछा, क्यों? तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? उसे अच्छे से याद था कि उसने रितिका को तब तक ड्रिंक करवाई थी जब तक कि वो पूरी तरह से नशे में नहीं हो गई थी। क्या उसे अभी ब्लैक संडे बार के एक प्राइवेट रूम में नहीं होना चाहिए जिसका अभी रेप किया जा रहा हो और उसकी इंटीमेट फोटो ली जा रही हो? वो इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? रितिका ने कोल्ड स्माइल दी। आप अच्छी नहीं हैं दीदी। आप मुझे ब्लैक संडे बार में ले गए और मुझे वहां अकेला छोड़ गए। थैंक गॉड कि मैं सही टाइम पर होश में आ गई थी, नहीं तो ये सोचना भी मुश्किल था कि इतनी घटिया जगह पर क्या हो सकता था। अनु ने खुली आंखों से रितिका की ओर देखा। उसे रितिका से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं की थी। उसने कहा, बकवास। मैं तुम्हें ब्लैक संडे बार जैसी घटिया जगह पर कैसे ला सकती हूँ? तुम मुझे बदनाम मत करो। रितिका ने बिना किसी एक्सप्रेशन के अनु से पूछा, दीदी आप जानती हैं कि ब्लैक संडे बार किस तरह की जगह है? अनु को ऐसा लगा कि जैसे मानो उसकी जुबान बंध गई थी। रितिका की ओर देखते हुए उसने गुस्से से कहा, बकवास मत करो। मैं कैसे जान सकती हूँ कि ब्लैक संडे बार किस तरह की जगह है? बस कुछ ही वर्ड्स में उसने अनु को अपनी बातों में फंसा लिया। रितिका वहां चुपचाप खड़ी थी, एक वाइबनम पेड़ की तरह शांत, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। उसका चेहरा एक जिंदा फूल की तरह गोरा और चिकना था। वह सफ़ेद बर्फ की तरह प्यो लग रही थी। वह सफ़ेद रंग में शांत, सुंदर और किसी को भी आसानी से अट्रैक्ट करने वाली लग रही थी। क्या ये डरपोक, नीच और मूर्ख रितिका नहीं है? काव्या ने तुरंत रितिका को देखा कि वो एक बदली हुई इंसान लग रही थी। क्या यह एक विद्वान परिवार के वंशजों के जीन का असर हो सकता है? भले ही वह कम उम्र में सड़कों पर भटकती जिंदगी जी रही थी, लेकिन उसका मुंहतोड़ व्यवहार अभी भी अच्छा और क्लासी नहीं था। काव्या ने तुरंत अपने विचारों को दूसरी तरफ मोड़ दिया था। उसने अपने चेहरे पर एक स्माइल लाई और प्यार से पूछा, रितिका, काफी देर हो चुकी है। क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या मैं नौकरों से कह के तुम्हारे लिए कुछ खाने को तैयार करवाऊं? हालांकि 35 साल की उम्र में काव्या एक सुंदर और साफ रंग के साथ चमक रही थी। उसकी आंखों के कोने पर कुछ पतली लकीरें उसकी आईब्रो से मिलती थी। उसके सुंदर चेहरे पर उम्र का लगभग कोई निशान नहीं था। यह कोई हैरानी की बात नहीं थी कि उसके पिता इस सुंदर महिला की तरफ अट्रैक्टेड थे और उनका इसके साथ अफेयर चल रहा था, जबकि उस वक्त रितिका की मां उनके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। डायस्टोसिया द्वारा उसकी मां के मरने के 6 महीने के अंदर ही उसके पिता ने काव्या से दोबारा शादी कर ली थी, जो वर्मा परिवार में अपने साथ अपनी बच्ची को लाई थी, जो रितिका से लगभग 2 महीने ही छोटी थी। रितिका को याद आया कि कैसे वह काव्या की प्यार भरे बिहेवियर से वो आसानी से धोखा खा जाती थी। उसने अपना सिर थोड़ा झुका लिया, अपनी आंखों में नफरत को छिपाने की कोशिश की। उसने अपने चेहरे पर एक सीरियस स्माइल के साथ अपना सिर उठाते हुए कहा, आंटी काव्या, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे अभी कोई भूख नहीं लगी है। उसकी मासूमियत को फिर से देखकर उसे वह ठीक उसी रितिका की तरह थी जिसे वह जानती थी। काव्या ने सोचा कि वो शायद बहुत ज्यादा ही सोच रही थी। उसने पूछा, ओह, तुम क्या बीमार हो? क्या मुझे आपके लिए फैमिली डॉक्टर को बुलाने की जरूरत है? रितिका ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, ये ठीक है। मैंने शायद अभी बहुत अधिक ड्रिंक कर ली थी। मुझे लगता है कि थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। काव्या ने राहत की सांस ली। उसने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। अगर आपसे वाइन की स्मेल आती है, अगर दादाजी और दादी को पता चल गया,
तो वे इससे खुश नहीं होंगे। रितिका को पहले लगता था कि काव्या के ये वर्ड्स उसके लिए उसकी चिंता हैं, लेकिन उसके रिबर्थ के बाद उसने काव्या के असली मकसद को देखा। उसे दादाजी द्वारा ये पता लगाने का डर था कि अनु ही रितिका को ब्लैक संडे बार में लेकर गई थी। वो ये भी जानती थी कि रितिका दादाजी और दादी की गुड बुक्स में जाना चाहती है और इसलिए वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहेगी। इसलिए वो जानती थी कि रितिका जरूर ही दादाजी और दादी को इस घटना के बारे में नहीं बताएगी। रितिका परेशान दिख रही थी, ये देखते हुए कि वह कितनी आसानी से हिल गई थी और उसमें एक अमीर परिवार की तरह कोई गुण ना देखकर काव्या ने अच्छा महसूस किया और कहा, मुझे नहीं पता कि ब्लैक संडे किस तरह की जगह है, लेकिन यह एक अच्छी जगह की तरह नहीं लगती है। हमारे लाइफ में इस बात की कोई सीमा नहीं है कि हमें कैसे आनंद लेना चाहिए या हमें कहाँ मौज मस्ती करनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दादाजी और दादी को इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए। रितिका ने बात को स्वीकार किया और कहा, आंटी काव्या, मैं समझती हूँ। मुझे ये बात याद दिलाने के लिए थैंक्स। ये पहले एक अच्छे बातों की तरह लगता था, लेकिन इसके पीछे उसका मतलब कुछ और ही होता था। काव्या ये सब करने में माहिर थी। रितिका बहुत कम उम्र से सड़कों पर घूम रही थी। एक रिप्यूटेटेड फैमिली की एक लड़की के पास जो गुण होने चाहिए, उसने अब उन सभी गुणों को सीखने के सारे मौके खो दिए थे। वो ये भी नहीं जानती थी कि एक अमीर परिवार की बेटी के रूप में उसे कैसा बिहेव करना चाहिए। काव्या ये कहकर उसे गुमराह करने की कोशिश कर रही थी, वह कैसे और कहाँ मज़े कर सकती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। काव्या ने रितिका को बिना किसी बहस के उसकी बात मानते हुए देखा। उसने रितिका का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे खुशी है कि तुम जानती हो। तुम अभी अभी वर्मा परिवार में लौटी हो और यहाँ की कई चीज़ों को अभी जानती नहीं हो। दादाजी और दादी बूढ़े हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने किसी भी बुरे व्यवहार से उन्हें गुस्सा दिलाए। परिवार के साथ फिर से जुड़ना तुम्हारे लिए आसान नहीं था। बच्चों के लिए लगातार चिंतित रहना मुश्किल हो सकता है, बस उन्हें फालतू की चीज़ों से दूर ही रखा। उद्धरण चिन्ह। रितिका को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे आंटी काव्या की बातों का मतलब नहीं पता है। उसने अपनी खुली आंखों से कहा, आंटी, मैं समझती हूँ कि दादाजी और दादी ने मुझे ढूंढने के लिए बहुत टाइम और एफर्ट लगाए हैं। मैं उन्हें निराश नहीं होने दूंगी। रितिका मुस्कुराई। वह पहले भी यही बात कह चुकी हैं, और यही कारण था कि उसने दादा और दादी से अपनी साथ हुई सारी बुरी घटनाओं को छिपाने की कोशिश की थी और उन सभी से खुद ही निपटी थी। लास्ट में परिवार में सभी लोगों ने उसे गलत समझा था और वह सबको समझाने में भी अच्छी नहीं थी, और भले ही उसने कितनी भी कोशिश की हो। काव्या बहुत ही ज्यादा खुश थी, आखिरकार उसे जो चाहिए था उसे वो मिल गया था। उसने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम सब समझ गई हो। तुम अभी अभी वर्मा फैमिली में लौटी हो, इसलिए किसी भी चीज़ में तुम्हें मदद चाहिए तो मुझसे आकर मिलो। रितिका वापस मुस्कुराए और उसने थैंक्स भरी नज़र से उत्तर दिया, थैंक्स आंटी काव्या। काव्या ने उसे प्यार भरे शब्दों से बताया, तुरंत अपने कमरे में लौट जाओ और अच्छे से आराम करो, क्योंकि तुम ठीक महसूस नहीं कर रही हो। कल सुबह जल्दी उठकर दादाजी और दादी के साथ नाश्ता करना। ये परिवार की परंपराओं में से एक है। काव्या और अनु उन दोनों को गुड नाइट कहने के बाद रितिका ने लिविंग रूम छोड़ दिया। चफोर दादाजी। रितिका ने जोर से एक गहरी सांस ली। वह परिवार की पुरानी हवेली के पीछे के आंगन में आराम से टहल रही थी। आंगन में एक वाइबनम का पेड़ था जिसकी शाखाएं अच्छे से फैली हुई थीं। ये बहुत ही शानदार लग रहा था। अभी वसंत का मौसम चल रहा था और गर्मियों के आने से पहले ही डालियों पर सफ़ेद फूल दिखने लगे थे। ये नाचती हुई तितलियों की तरह लगते थे। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा था। वर्मा परिवार में लौटने पर उसे इस वाइबनम पेड़ द्वारा बनाए गए रोमांटिक माहौल से पहली नज़र में प्यार हो गया। जब उससे ये पूछा गया था कि वह किस कमरे में रहना चाहेगी, तो उसने दादाजी से कहा था वह इस पेड़ के सबसे करीब एक कमरा चाहती हैं। इस समय पर रात की हवा चल रही थी जो उसके चेहरे को छू रही थी। वो पी गई शराब के मुकाबले काफ़ी गर्म थी। यह आराम की एक अच्छी फीलिंग थी। उसने एक गहरी सांस ली और वाइबनम के फूलों की खुशबू को सूंघा।
इसने उसके दिल में भरी बदले की भावना को तुरंत शांत करने में मदद की। पिछली बार जब उसने इस आरामदायक रात की हवा का आनंद लिया था, तब से उसे कितना समय हो गया था? लगभग 10 साल हो गए थे। ये सही है। ये 10 साल पहले की बात है जब वो पहली बार वर्मा फैमिली में लौटी थीं। और फिर उसे 25 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मौत का अनुभव हुआ जब प्रिया ने उसके शरीर में दवा की हाई डोज का इंजेक्शन लगाया। जहां वह किसी और के साए में रहती थी, उसने वहां 10 साल का दुख झेला था। वो हमेशा दूसरों की दया पर रहती थी और लगातार उसके खिलाफ साजिश रची जाती थी, जिससे वह निराशा में पड़ जाती थी। रितिका ने अपनी बाहें खोली और अपना सिर ऊपर कर लिया। आकाश की ओर देखते हुए उसने मन ही मन सोचा, मैं वापस आ गई हूँ। आप तैयार हैं? तभी किसी ने कहा, तुम कहाँ गई थी? तुम इतनी देर से वापस क्यों आई? यह एक गहरी, कठोर आवाज थी, जो ठंडी और कठोर लग रही थी। रितिका जम गई थी। वह ठीक उसी स्थिति में खड़ी थी। उसकी सिर घुमाने की भी हिम्मत नहीं हुई। ये वह बूढ़ा आदमी था जो उसकी परवाह करता था, और यह वही भी था जिसने पिछली लाइफ में उसे छोड़ दिया था। ओल्ड मिस्टर वर्मा ने कहा, तुम अभी परिवार में लौटी हो। बेहतर होगा कि तुम अभी घर पर ही रहो और इधर उधर मत घूमो। मीडिया का ध्यान अब तुम पर केंद्रित है। तुम्हें अपने बिहेवियर पर ध्यान रखना होगा और पिछली बार की तरह अपनी मर्जी से कम नहीं करना होगा। उद्धरण चिन्ह। उनकी बातों में रिजेक्शन थी। वह रितिका के बुरे पास्ट के बारे में जानता था, लेकिन रितिका के परिवार की असली उत्तराधिकारी होने के कारण उसने उसे परिवार में वापस लाने के लिए जोर दिया था। आखिरकार वो उसे भटकते हुए नहीं देख सकता था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रितिका बेहतर के लिए नहीं बदल सकती है, और जब उसे पता चला कि उसने प्रिया को पानी में धक्का दे दिया है तो वह और निराश हो गया था। रितिका ने धीरे से अपनी आंखों के आंसू पोंछे और स्वीकार करते हुए धीरे से उसकी ओर मुड़ते हुए कहा, हाँ दादाजी, मुझे पता है। मैं अब से और ज्यादा बार घर पर ही रहूंगी। वो उसकी ओर चल दिए। उसके पास से दूर से ही शराब की तेज स्मेल आने पर वह परेशान हो पड़ा। उन्होंने उसे चेतावनी देते हुए कहा, तुम्हारे पास अब नशे में होने का कोई बहाना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तुम रिया आहूजा नहीं हो जो कि एक ठग की तरह रहती थी, बल्कि वर्मा परिवार की रिप्यूटेटेड मिस रितिका वर्मा हो। मुझे परवाह नहीं है कि तुम अभी के लाइफस्टाइल में ढलने के लिए लायक हो या नहीं है, लेकिन तुम्हें ये सीखने की ज़रूरत है कि एक रिप्यूटेटेड परिवार के उत्तराधिकारी की तरह कैसे बिहेव किया जाता है। उद्धरण चिन्ह। रितिका ने खुद के गलत होने की स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ दादाजी से नर्म स्वर में पूछा, दादाजी, एक रिप्यूटेटेड फैमिली के उत्तराधिकारी को कैसा बिहेवियर करना चाहिए? क्या ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्रिया बिहेव करती है? वो अभी वर्मा परिवार में लौटी थी और उसे दादाजी के साथ रहने का अवसर कभी नहीं मिला। दूसरी ओर, हालांकि प्रिया को गोद लिया गया था, वह 20 सालों से दादाजी के साथ रह रही थी और इसलिए उसके साथ उनका क्लोज रिलेशन था। रितिका को उम्मीद थी कि दादाजी को एहसास होगा कि वर्मा फैमिली की सबसे बड़ी बेटी कौन थी। ओल्ड मिस्टर वर्मा के पास शब्दों की कमी थी। उसने अभी इस बात को पहचाना था कि रितिका पिछले 15 सालों से भटका हुआ जीवन जी रही थी। प्रिया के ऑपोजिट, जिसे एक रेप्यूटेटेड फैमिली का हिस्सा होने के कारण उनके गुणों और मूल्यों को सीखने का अवसर मिला था। अवाक बूढ़े मिस्टर वर्मा को देखते हुए रितिका ने उदास होकर अपनी स्कर्ट के किनारे को खींचते हुए अपना सिर नीचे किया। उसने कहा, दादाजी, क्या मैं वर्मा फैमिली के लिए अपमान हूँ? क्या आपको अब मुझे वापस लाने का पछतावा है? उसके चेहरे पर चिंता थी जब उसने आगे कहा, मैंने प्रिया को जानबूझकर पानी में नहीं धक्का दिया। प्लीज मेरा यकीन करो, दादाजी, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया था। प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो। ओल्ड मिस्टर वर्मा ने गहराई से कहा, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें खुद से दूर करना चाहता हूँ? तुम फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हो। अब जब तुम घर वापस आ गए ही तो मेरा तुम्हें खुद से दूर करने का कोई इरादा नहीं है। रितिका ने हिम्मत जुटाई। दादाजी की ओर देखते हुए उसने कहा, लेकिन दादाजी, मुझे नहीं पता कि मुझे प्रिया की तरह बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। क्या वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता? ओल्ड मिस्टर वर्मा को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा,
तुम और प्रिया दोनों अलग अलग हो, उससे अपनी तुलना मत करो। वो बहुत कम उम्र में फैमिली में रही और उसने तुमसे बहुत अलग परवरिश पाई है। तुम अभी अभी वापस आई हो, इसलिए तुम्हें बिल्कुल नए सिरे से सीखना शुरू करना होगा। रितिका रोने लगी और अपने लिए बुरा महसूस करने लगी। उसने जवाब दिया, फिर क्यों हर कोई मेरी तुलना प्रिया से कर रहा है, यह महसूस करते हुए कि मैं बर्ताव करने में अच्छी नहीं हूँ और मेरे पास उसके जैसे अच्छे गुणों की कमी है। अपनी इस लाइफ में उसने प्रिया के साथ अपनी तुलना नहीं करने का मन बना लिया था। वो अपने लिए बेहतर मौके पैदा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। अब से वह चाहती थी कि उसके दादाजी उसके लिए प्यार से भरे हों और उसके साथ खड़े हों। ओल्ड मिस्टर वर्मा ने उस सीन को याद किया जहां प्रिया फैमिली से मिलने आई थी। सभी ने उसे घेर लिया और उसे देखकर खुश हो गए, जबकि रितिका एक कोने में खड़ी हुई थी और वह जलन महसूस कर रही थी। उन्होंने एक्टिंग करना चुना था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। अब उन्हें इस बात पर बुरा महसूस हुआ और उसने उससे कहा, तुम अभी अभी वर्मा फैमिली में लौटी हो और अभी तक सबसे घुल नहीं पाई हैं। जल्द ही मैं तुम्हें सभी शिष्टाचार सिखाने के लिए एक टीचर हायर करूंगा। रितिका की आंखें क्यूरोसिटी और खुशी से चमक उठीं। उसने पूछा, दादाजी, क्या आपका मतलब है कि मुझे शिष्टाचार, डांस, हाई हील्स पहनने और रेड वाइन चखने जैसे सभी स्किल सीखने का मौका मिलेगा? ओल्ड मिस्टर वर्मा ने जवाब दिया, हाँ, और भी बहुत कुछ। उसे दिल में अचानक मिली जुली फीलिंग आई थी। 15 साल तक दूर रहने के बाद रितिका ने परिवार के साथ अपना सारा समय और प्यार खो दिया था। उसे सही शिक्षा और अच्छे गुणों के बारे में जानने का एक मौका दिया जाना चाहिए था। ओल्ड मिस्टर वर्मा को उसके दुख का एहसास हुआ था। उसे बिना सीखने का मौका दिए बिना उससे अपने अनुसार बिहेव करने का कहना उसकी फीलिंग्स को नकारना था। ये सुनकर रितिका की आंखों में चमक आ गई। उसने खुशी से कहा, दादाजी, प्लीज यकीन करिए, इन सब स्किल को सीखने के लिए मैं खुद का बेस्ट दूंगी। मैं रेप्यूटेड वर्मा फैमिली की बेटी बनूंगी और आपको निराश नहीं करूंगी। युवा लड़की की आंखें डिटर्मिनेशन के साथ चमक उठी। उसने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी जो उसे सूट नहीं कर रही थी। ड्रेस उसके लिए बहुत टाइट थी और उसकी हाइट के लिए बहुत लंबी थी। इसने उसे बहुत कमजोर और छोटा बना दिया। ओल्ड मिस्टर वर्मा ने याद किया कि यह वही ड्रेस थी जिसे काव्या ने हाल ही में प्रिया के लिए एक गिफ्ट के रूप में फ्रांस से खरीदा था। प्रिया ने इसे केवल 2 बार पहना और उसके बाद उसे दोबारा नहीं पहना था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह कीमती ड्रेस उसकी पोती को दे दी जाएगी। रितिका को घर लौटे लगभग 5 दिन हो चुके थे और उसके पास अभी तक अपने कपड़े भी नहीं थे। वर्मा फैमिली ने सच में उसे इग्नोर किया था, तो आज उसके बिहेवियर के लिए उसे बुरा कहना मुश्किल था। वो उनकी असली पोती और वर्मा फैमिली की सबसे बड़ी बेटी थी। ओल्ड मिस्टर वर्मा ने महसूस किया कि वह एक अच्छे दादा नहीं थे। रितिका ने एक आशा की फीलिंग महसूस की। वह अभी अभी वर्मा फैमिली में लौटी है और उसके प्रति दादाजी का बिहेवियर फैमिली में उसकी सिचुएशन डिसाइड करेगा। वह जानती थी कि वह बहुत गुस्से वाला बिहेवियर नहीं कर सकती या दादाजी का ध्यान खींचने के लिए लड़ाई करके नहीं दिखा सकती। किसी भी तरह से उसकी तुलना आसानी से प्रिया से की जाएगी। अगर वह शांत और मासूम बनी रहती तो वह आसानी से सभी का ध्यान खींच लेगी। च 5 फैमिली। सुबह की ताजी धूप वाइबनर्म के पेड़ से छनकर खिड़की से कमरे के अंदर आ गई, जिसने अपने साथ गर्म व ताज़ा रोशनी पूरे कमरे में फैला दी। काफी समय के बाद एक अच्छी नींद के साथ रितिका अपने बिस्तर पर बैठ गई और धूप की तरफ खींची चली आई। उठकर वो खिड़की के पास चली गई और उसने हल्के नीले रंग की खिड़की खोली। वाइबनम फूलों की एक डाली उसके कमरे की खिड़की के बाहर की ओर थी। उसे बस इतना करना था कि वह अपना हाथ फैलाए और उसे छुए। काफी समय के बाद एक अच्छी नींद के साथ रितिका अपने बिस्तर पर बैठ गई और धूप की तरफ खींची चली आई। उठकर वो खिड़की के पास चली गई और उसने हल्के नीले रंग की खिड़की खोली। वाइबनम फूलों की एक डाली उसके कमरे की खिड़की के बाहर की ओर थी। उसे बस इतना करना था कि वह अपना हाथ फैलाए और उसे छुए। सुबह थोड़ी ठंडी थी और खिड़की के बाहर वाइबनम फूल पूरी तरह से खिले हुए थे,
जो रितिका को आसपास के वातावरण में थोड़ी ठंडी नमी के साथ फ्रेश फील करा रहे थे। गर्म सूरज निकला हुआ बहुत ही सुंदर लग रहा था। आज का ये दिन बहुत ही शानदार रहेगा, यही सोचकर वह मुड़ी और नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। उसने एक वाइट ड्रेस पहन ली जो कि प्रिया जाते वक्त यहीं छोड़ गई थी। प्रिया को अमीरों की तरह कपड़े पहनना सिखाए गए थे और अच्छे से खिलाया पिलाया गया था, इसलिए वह 15 साल की उम्र में भी वह पहले से ही 163 सेंटीमीटर लंबी थी। यहाँ तक कि उसके शरीर का विकास भी सही से हुआ था। रितिका के बदले, जिसने भूखे रखकर अपना बचपन निकाल था और बड़ी होकर केवल 158 सेंटीमीटर लंबी थी। दुबले पतले शरीर के साथ उसकी हाइट को अच्छा नहीं माना जा सकता था, इसलिए प्रिया के कपड़े पहनना सच में उसके लिए सही नहीं था। जब वह पहली बार वर्मा फैमिली में आई तो वह अलमारी में इतने सारे सुंदर कपड़ों से खुश हो गई और उसने इस बात की परवाह भी नहीं की कि वह उसके लिए सही है या नहीं। इसलिए वर्मा फैमिली ने भी नहीं सोचा था कि उसे नए या फिटिंग के कपड़े चाहिए। हालांकि अब उसके साथ पहले की तरह बिहेव नहीं किया जाएगा। उसका जो कुछ भी था इसके लिए वो जमकर लड़ेगी। जैसे ही वह नीचे लिविंग रूम में पहुंची, उसके दादाजी और डैड न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। दादी काव्या से बात कर रही थी और अनु खुशी खुशी अपने फ़ोन पर गेम खेल रही थी। रितिका मुस्कुराए और उसने सबको ग्रीट किया, दादाजी, दादी, गुड मॉर्निंग। डैड, आंटी, गुड मॉर्निंग। सिस्टर अनु, गुड मॉर्निंग। दादाजी ने अखबार नीचे रखा, उस पर एक नज़र डाली और उसकी ड्रेस देखी जो कि उसे फिट नहीं थी। उन्होंने अपनी एक आईब्रो चढ़ा दी। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, क्या तुम कल रात अच्छी तरह सोई थी? जैसे ही रितिका ने उनकी कसी हुई आईब्रो को देखा, उसने अपना सिर नीचे कर लिया और कहा, मैं ठीक से सोई। फिर वो डरकर अनु के पास बैठने चली गई। दादाजी ने सिर हिलाया और अपनी नज़र वापस अखबार में कर ली। दादी ने केवल एक बार उसकी ओर देखा, फिर से काव्या साथ बात करने लग गई। काव्या उसकी ओर मुस्कुराए और फिर वापस मुड़ गई। सिर्फ अनु ने अपना सिर नीचे कर रखा था। वह अपने फ़ोन पर गेम खेल रही थी, जैसे कि रितिका वहाँ मौजूद नहीं थी। रितिका को भी उससे कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि दादाजी ने मुंह फेर लिया। उन्होंने अपने हाथों में से न्यूज़पेपर नीचे रखा और चिल्लाए, क्या तुमने अपनी बड़ी बहन को तुम्हें ग्रीट करते हुए नहीं सुना? क्या तुमने अपना बिहेवियर कुत्ते को खिला दिया है? दादाजी के कोल्ड वर्ड ने अनु को तब तक डरा दिया जब तक कि वो सफ़ेद नहीं पड़ गई और उसने डर के मारे अपना फ़ोन नीचे गिरा दिया। उसने डरते हुए कहा, दादाजी। हालांकि दादी को रितिका ज़्यादा पसंद नहीं थी, फिर भी रितिका फैमिली का खून और रिलेटिव थी। एक बूंद तेल जितनी इग्नोरेंस को भी दादी बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने कहा, वर्मा फैमिली ने तुम्हें कई सालों तक पाला है, यहाँ तक कि तुम्हारा सरनेम भी बदल दिया है। जब तुम वर्मा फैमिली की सबसे बड़ी बेटी को देखती ही तो उसे ग्रीट करना गलत नहीं होगा, है ना? अनु को अंदर ही अंदर गलत महसूस हुआ। उसे इस मुनहफिट को ग्रीट क्यों करना चाहिए? रितिका के लौटने से पहले, हालांकि दादी उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करती थी, लेकिन कम से कम दादी उसे ना का लुक भी नहीं देती थी। दादाजी उससे ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन वो उसे कभी डांटते नहीं थे। जब से रितिका वापस आई है, सब कुछ बदल गया है। काव्या चौंक गई और उसने जल्दबाजी में कहा, पिताजी, माँ, यह अनु की गलती है। रितिका अभी अभी फैमिली में लौटी है, इसलिए हो सकता है कि उसे अभी इसकी आदत न हो। मैं उसे बाद में समझा दूंगी। फिर वह माफ़ी मांगने के इमोशन के साथ रितिका की ओर मुड़ी और कहा, रितिका, तुम्हारी बहन अभी भी बच्ची है। कृपया उसकी बकवास बातों पर ध्यान मत दो। आंटी तुम्हें माफ़ी मांगती हैं। रितिका अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसने धीरे से कहा, आंटी, क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या इसलिए बहन जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रही है? क्या ये कल रात की वजह से था? तभी एक तेज नज़र उस पर पड़ी और रितिका ने तुरंत बात करना बंद कर दिया। जैसे ही उसने धीरे से काव्या की ओर देखा, उसने देखा कि उसकी निगाह तुरंत नर्म हो गई। अगर उसने उसे करीब से देखा होता तो वह काव्या की आंखों में गहरी छिपी चेतावनी देख सकती थी।
इस टाइम काव्या ने धीरे से कहा, बकवास मत करो। कल तुम खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी वह तुम्हें कुछ अच्छा फील कराने के लिए बाहर ले गई, है ना? फिर उसने अनु को अपनी ओर खींच लिया और सख्ती से उससे कहा, अपनी बहन को ग्रीट करो। अनु को उम्मीद नहीं थी कि उसकी अपनी मां इस गवार के लिए खड़ी होगी। फिर भी बुरा महसूस करते हुए उसने अपना सिर झुकाया और कहा, आई एम सॉरी बहन। अजीत ने अपना न्यूज़पेपर नीचे रखा और कहा, ठीक है, हम सब परिवार हैं, इतना हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहने के बावजूद उसने रितिका की तरफ एक तरफ देखा। उसकी आंखें रितिका को एक चेतावनी दे रही थीं। रितिका ने ऐसी एक्टिंग की कि जैसे उसने उसे देखा ही नहीं है। दादाजी ने अपनी आईब्रो को कसा और अनु को देखा, फिर अपनी नज़र काव्या की ओर घुमाई। उसकी कड़ी नज़र काव्या के लिए एक गहरी ठंडक का एहसास लेकर आई। उन्होंने कहा, तुम 15 साल से परिवार में शामिल हुई हो, लेकिन तुम न केवल परिवार को आगे बढ़ा पाई बल्कि तुम्हारी शादी अभी भी जायज नहीं है। इस पॉइंट पर मैं केवल यह आशा कर सकता हूँ कि तुम अपने सभी एफर्ट को रितिका की देखभाल करने में लगा दोगी। आखिरकार वो परिवार की इकलौती वारिस है। दादाजी के शब्द कठोर थे, जिससे काव्या का चेहरा सफ़ेद हो गया था। उसने खुद को अपनी मुस्कान बनाए रखने के लिए मजबूर किया और कहा, पिताजी, जब से रितिका वापस आई, मैंने उसके साथ ऐसा ही बिहेव किया है कि जैसे वह मेरी अपनी बेटी हो। यदि आप मुझ पर यकीन नहीं करते हैं, तो आप अजीत से पूछ सकते हैं। अजीत ने अपनी पत्नी की ओर देखा, जिसका चेहरा एक शिकायत लिए हुए सफ़ेद था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई लग रही थीं और हर गुजरते पल के साथ चमक रही थीं। वो एक अट्रैक्टिव फीलिंग थी, जिसने उसे उसके जुनून की गर्मी को महसूस किया। उसने कहा, पिताजी, भले ही उसने परिवार को वारिस नहीं दिया, लेकिन जब से काव्या ने हमारी फैमिली में शादी की, उसने आपकी और माँ की देखभाल करने के लिए अपना बेस्ट किया। रितिका के लौटने के बाद से वह पूरे दिल से रितिका की देखभाल कर रही है। आप उससे इस तरह कैसे बात कर सकते हो? पूरे परिवार के सामने उसके खिलाफ जाने से दादाजी गुस्से से भड़क उठे। उन्होंने कहा, बदमाश, तुम। दादी ने देखा कि पिता और पुत्र दोनों झगड़ने वाले हैं, इसलिए वह जल्दी से उसके पास चली गई। ये ठीक है, अजीत, तुम्हारे पिता अब बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए उन्हें गुस्सा मत दिलाया करो। उसने ये भी देखा कि काव्या की आंखें गुस्से से भर गई थीं। उन्होंने उससे कहा, काव्या, क्या तुम सिचुएशन को संभालना नहीं जानती हो? ये देखते हुए कि अजीत तुम्हारे लिए अपने पिता के खिलाफ गया था। फिर दादाजी को शांत करने के लिए दादी ने अपनी आवाज़ कम की और कहा, दिनेश, तुम पहले से ही बूढ़े हो। ये गुस्से भरा मिजाज कहाँ से ला रहे हो? अपनी सेहत का ध्यान रखो। दादाजी ने काव्या को एक तेज नज़र दी और कहा, खाने के बाद रितिका के लिए कुछ फिटिंग के कपड़े खरीदने के लिए उसे अपने साथ ले जाओ और उसे थोड़ा सा तैयार होने दो। उसे वापस आए 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन वह अभी भी प्रिया के कपड़े पहने हुए है। उनके फिगर अलग अलग हैं, इसलिए प्रिया के कपड़े उसके लिए एकदम सही नहीं है। मैंने सोचा था कि तुम, उसकी सौतेली माँ के रूप में, इसके बारे में सोचोगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बूढ़े आदमी को इस ओर तुम्हारा ध्यान दिलाना पड़ेगा। जाहिर तौर पर इस इंसल्ट से अजीत गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने रितिका को देखा। उसे केवल अब एहसास हुआ कि उसकी ड्रेस उसके लिए बहुत बड़ी थी। उसने खांसने का नाटक करते हुए कहा, पिताजी सही कह रहे हैं। एक सौतेली माँ के रूप में ये तुम्हारी गलती है। बाद में प्रिया का सामान गेस्ट रूम में रख दें। मेरे अपने पैसे से रितिका को अपने डेली यूज़ के लिए जो कुछ भी चाहिए वह खरीद लो। काव्या की आंखों में उदासी थी, लेकिन उसकी एक्टिंग एकदम हाई लेवल पर थी। वह जबरदस्ती से मुस्कुराए और कहा, पिताजी, ये सब मेरी लापरवाही के कारण है, जिससे रितिका को इतनी दिक्कत हो रही है। उसने फिर रितिका की ओर देखा और माफ़ी मांगते हुए कहा, रितिका, जब से तुम लौटी हो, तुम सिर्फ अपने कमरे में रही हो। आंटी को नहीं पता था कि तुम्हारे साथ कैसे बात करनी है, जिसके कारण ये गलती हुई। तुम आंटी पर नाराज़ नहीं होंगी, है ना?